आवाज सही है ना? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज बीपीएससी 67 की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को पास कराने के लिए अंतिम लक्ष्य की सीरीज में। तैयार रखिए अपने आप को और तैयार रखिए अपने हौसलों को भी, और अपनी तैयारियों को डेली कुछ ना कुछ आगे बढ़ाते रहिए ताकि आपकी तैयारियां ही आपको एक दिन सफलता तक पहुंचा दें। आज भी वही करेंगे, हम अपने पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक जाएंगे और क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन के बेस पर हम लोग यूज करेंगे अपने पूरी मैगजीन के एनालिसिस को, और उस एनालिसिस का जितना भी निचोड़ होगा वो सारी चीज़ें कंसाइज करके वर्ड बाय वर्ड, और जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो सारी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी आपको बताते हुए आपकी तैयारियों को आज भी हम लोग उसी सीरीज से आगे बढ़ाएंगे जिस सीरीज से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आपका जो टॉपिक है वो है साइंस एंड टेक से रिलेटेड, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और इसी के साथ स्वास्थ्य यानी कि जो हेल्थ है इसके इश्यूज को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। और बीपीएससी का आप लोगों ने देखा ये कि रुझान साइंस एंड टेक में भी क्वेश्चन अक्सर उठाते रहता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा कवच टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया गया? केंद्रीय रेल मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, और आंसर आपका हो जाएगा केंद्रीय रेल मंत्रालय। देखिए, दो ट्रेनों के बीच में टकराव यानी दो ट्रेनों के बीच में जो कोलैप्स होती है इसकी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है जिसके तहत अगर दो ट्रेन एक दूसरे के आमने सामने एक ही पटरी पर आ जाती हैं तो उसमें ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। अभी 4 मार्च 2022 में तेलंगाना के सिकंदराबाद में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने इस टक्कर की एक टेस्टिंग के लिए एक निरीक्षण किया, और यह सफल परीक्षण रहा पूरी तरह से। टेस्टिंग के दौरान 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन को और एक इंजन को एक ही पटरी पर आमने सामने चला दिया गया। जैसे ही एक पटरी पर दो ट्रेनें आ रही हो, कवच टेक्नोलॉजी अपने आप एक्टिवेट होता है और इंजन से 380 मीटर की दूरी पर ही ब्रेक लग जाती है, यानी कि दोनों के बीच में एक 380 मीटर की दूरी लगभग होगी तभी ब्रेक लग जाएगी। और इस टेक्नोलॉजी के बारे में और सारी चीजें आप लोगों को इसी आर्टिकल में ही मिल जाएगा, जैसे कि शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसको किया गया और इसको इसीलिए डिजाइन ही किया गया है ताकि ट्रेन को ऑटोमेटिक तरीके से ब्रेक लगाया जा सके, और अगर ड्राइवर को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है या कभी ड्राइवर नहीं ध्यान दे पाते हैं या किसी तरीके का एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ड्राइवर खुद सक्षम ना हो, तो ऐसी कंडीशन में भी पूरी तरीके से ब्रेक लग जाए, पूरी तरीके से ब्रेक लग जाए, इसके लिए ये सारी चीजों को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसके फायदे क्या होंगे? तो फायदे, रेडियो के जरिए मूवमेंट अथॉरिटी को ये जो कंटिन्यूअस अपडेट के सिद्धांत पर काम करेगा। रेगुलर मतलब जितने भी कंटिन्यूअस अपडेट्स वगैरह हैं ये सारी चीजें हेडक्वार्टर को ये सेंड करते रहेगा। ये सब कुछ आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। हालांकि रेलवेज की बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज को भी यहाँ पे रिलेट किया गया है, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो खैर, रेल मंत्रालय के द्वारा किया गया। कुछ और चीजें जैसे कि अभी निंजा ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी थी ये भी रेल मंत्रालय ने स्टार्ट किया। जो खोए हुए सामान है उसको असली मालिक तक पहुंचा दिया जाए, इसके लिए मिशन अमानत की शुरुआत भी रेल मंत्रालय यानी केंद्रीय रेलवेज के द्वारा ही ये सारी चीजों की स्टार्टिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है रेलवेज जो घाटे में चल रही है इसको फायदे में दौड़ा दिया जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस स्पेस एजेंसी ने हाल ही में अपना पहला ग्रह रक्षा परीक्षण मिशन यानी DART लॉन्च किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसरो, जाक्सा, नासा, रॉसकॉस्मोस या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आपसे एक क्वेश्चन है, आंसर तो इसका हो जाएगा नासा यानी कि NASA, ठीक है। और इसके आगे हम लोग आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे कि बाकी सारे जो स्पेस एजेंसीज हैं ये किस देश की स्पेस एजेंसीज हैं, इसको आप लोग मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में। जैसे आपको जाक्सा, रॉसकॉस्मोस एंड इसरो मिल जाएगा, इसरो तो अपने देश का ही है, बाकी दोनों को आप लोग मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे कई सारे क्वेश्चंस में ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो हम लोग डर्ट मिशन के बारे में जान लेते हैं जो 24 नवंबर 2021 को नासा ने स्टार्ट किया। ये इनका पहला ग्रह परीक्षण मिशन है। इसको डर्ट के नाम से यानी कि डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके तहत क्या होगा, अगर कोई भी एस्टेरॉयड का मतलब क्षुद्र ग्रह होती है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एस्टेरॉयड के बारे में। ये है हमारा सूरज, और यहाँ पे आपके 4 ग्रह हो जाते हैं, 4 ग्रह इंटरनल प्लैनेट्स में और 4 ग्रह हो जाते हैं हमारे एक्सटर्नल प्लैनेट्स में। इसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए 4 ग्रह इंटरनल प्लैनेट्स के श्रेणी में आते हैं और 4 ग्रह हमारे एक्सटर्नल प्लैनेट्स की श्रेणी में आते हैं। इनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि हमारा कौन कौन सा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल
ठीक है, यानी कि आपका हो जाता है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और इसके बाद आपके 4 एक्सटर्नल प्लैनेट, जिसमें आपके बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी कि आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये 8 ग्रह होते हैं। लेकिन ये जो 4 आंतरिक ग्रहों की श्रेणी मैंने आपको बताया, आंतरिक ग्रहों की जो सीरीज मैंने आपको बताया, कौन सा सीरीज बताया था, ये आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनके बीच में एक पट्टी पाई जाती है जिसे क्षुद्र ग्रह पट्टिका कही जाती है। ठीक है, इंग्लिश वालों ध्यान रख लो, मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है, और इस एस्टेरॉइड बेल्ट में लाखों की संख्या में एस्टेरॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह जो हैं ये पाए जाते हैं। और इन क्षुद्र ग्रहों को अक्सर देखा जाता है कि पृथ्वी की तरफ कभी ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी भी प्लेनेट की तरफ ये अट्रैक्ट होकर के उसके ऊपर गिर जाते हैं। इसे ही कभी कभी आकाशीय घटना का भी रूप दे दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है। तो इसी से बचने के लिए एक ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसमें अगर बाहर से एस्टेरॉइड आ रहा है पृथ्वी की तरफ, तो इसको मिसाइल से यानी कि किसी भी क्या चीज डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट से, इस मिशन के तहत क्या है, मिसाइल से लगा करके, मिसाइल से उस पर अटैक किया जाएगा, जिससे वो जितना भी एस्टेरॉइड होगा, 1 या 2 जितने भी एस्टेरॉइड्स आ रहे हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी या फिर उसको आकाश में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और ये नासा का पहला ऐसा मिशन है जिसे फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसको रिलेट कर लेंगे आप लोग। ओके, डर्ट की फुल फॉर्म डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। रीडायरेक्शन से ही मतलब है ये एस्टेरॉइड्स की रीडायरेक्शन कर देगा, उसकी डायरेक्शंस को ही चेंज कर देगा, ताकि ग्रेविटी की वजह से जो आ रहा है पृथ्वी पे तबाही ना मचा सके और उसकी साइड जो है चेंज हो जाए। लगभग 610 किलोग्राम और टकराव के दौरान 550 किलोग्राम का ये अंतरिक्ष यान होगा। ठीक है, प्रक्षेपण की बात की गई है क्योंकि पहले इसके साथ एक ईंधन फ्यूल की तरीके से जाएंगे और वो फ्यूल जब हट जाएगा इसका कैप्सूल, तो ये जाकर के डायरेक्टली अटैक करेगा। ठीक है, 10 किलो की जेनॉन भी होंगी इसमें, जिसका उपयोग नए थर्स्ट्स को प्रदर्शित करने के लिए स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जो हमारा अगला मॉडल क्वेश्चन है। और आपके सामने जो क्वेश्चन मैंने दिया था, आई होप आप लोग आंसर करेंगे इसको जब भी देख रहे होंगे। इसरो, नासा, जाक्सा एंड रोसकॉस्मोस। इसरो है हमारे इंडिया का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जाक्सा है जापान की स्पेस एजेंसी, रोसकॉस्मोस है रशिया की स्पेस एजेंसी। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली शाकनाशी, सहिष्णु और गैर जीएम चावल का किस्म विकसित किया गया? देखिए इंग्लिश मीडियम वाले के थोड़ा सा मैं बता दूं, ये जो शाकनाशी है, शाकनाशी मतलब खरपतवार जो होते हैं उसको नाश करने वाला, उसको हटाने वाला। ठीक है, सबसे पहले। एंड ये जो गैर जीएम चावल है, यानी कि नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल की बात यहाँ पे की जा रही है। ऐसा राइस जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। इसकी कौन सी किस्म विकसित की गई है? तो नई किस्म विकसित की गई है पहली, जो कि क्या करेगा, इसको अगर हम लोग बोल देते हैं, क्वेश्चन को समझिए, अगर इसको हम लोग बोल देते हैं ऐसी चीजों को, तो उसमें जो खरपतवार होते हैं उसके लिए अलग से पेस्टिसाइड आपको डालने पड़ते हैं ताकि वो चीजें फसल को बर्बाद ना करे पाए। ठीक है, और इसके बाद आगे क्या है, इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड भी नहीं रखा गया, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड भी नहीं है, पूरी तरीके से नेचुरल। तीसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगी, हम लोग अभी पढ़ेंगे इन सारी चीजों को। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे पारंपरिक तरीके से जो ट्रेडिशनल तरीका है धान को लगाने का यानी चावल को लगाने का, इसमें क्या करते हैं 30 से 35 दिन के लिए किसी एक एरिया में पहले हम लोग उगा लेते हैं, और उस धान को फिर जब उसमें से हरे हरे पत्ते निकल जाते हैं तो उसको निकाल करके फिर उसकी रोपाई करते हैं। इसमें ऐसी रोपाई नहीं करनी होगी, इसमें डायरेक्टली बो दिया जाएगा और इसमें क्या है, चीजें उग जाएंगी, डायरेक्ट धान उग जाएगा। इसमें यहाँ पे ये बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पर्यावरण मंत्रालय, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, और आंसर आपका हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान, जिसे हम लोग IARI कहते हैं, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इसने देश की पहली गैर जीएम, जिसे अनुवांशिक रूप से संशोधित कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड कहते हैं, जीएम, ठीक है, हर्बिसाइड्स टॉलरेंट चावल की किस्में, जिसे पूसा बासमती 1979 और दूसरी आपकी पूसा बासमती 1985, इसको डेवलप किया है, जिन्हें पारंपरिक रोपाई की तुलना में सीधे बोया जा सकता है। पहले मैंने आपको बताया कि कैसे धान बोया जाता है, रोपाई की जाती है, पहले कहीं उगा लिया जाएगा फिर इसको रोपाई की जाती है, लेकिन अभी इसको रोपाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बोया जाएगा और डायरेक्टली ये क्या है, उग जाएगा तुरंत। पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 में एक उत्परिवर्तक एसीटोलैक्टेट सिंथेज है, जिसे हम लोग ALS के नाम से जानते हैं, ऐसा एक जीन डाल दिया गया है। इसमें ऐसी जीन के लेवल पे जाकर के उसको क्या किया गया है, मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, ऐसा एक जीन होता है जिससे किसानों को खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक स्पेक्ट्रम शाकनाशी का, यानी जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसका छिड़काव करना मतलब जरूरी नहीं होता, एक तरीके से इसका छिड़काव करना संभव हो जाता है। ठीक है,
तो इस चीज को पहले क्या किया जाता है, पहले इसको कहीं उगाएंगे, फिर उसके बाद बोएंगे, तो पारंपरिक रोपाई के बजाय दूसरी तरीके से इसको डायरेक्टली जो है बोया जा सकता है। ये सारी चीजें यहीं पे बताई गई हैं, तो इसको आप लोग यहाँ से रिलेट कर लेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसने स्टार्ट किया इसको किया गया डेवलप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI के द्वारा, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ठीक है, इसको रिलेट करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वर्तमान में LIGO परियोजना कितनी गुरुत्वाकर्षण लहर डिटेक्टरों को संचालित करती है? हिंदी में तो ऐसे ही आपका आएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बात की गई है। LIGO परियोजना, LIGO प्रोजेक्ट क्या है, इसको अभी हम लोग रिलेट करेंगे। 1 2 3 4 ये मतलब कितने प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, कितने डिटेक्टरों को संचालित अभी किया जा रहा है, इसको भी हम लोग देखते हैं आंसर क्या है। तो भारत में पहली अभी LIGO परियोजना को स्टार्ट किया गया है। LIGO परियोजना का मतलब क्या है? LIGO परियोजना का मतलब है लेजर इंटर, देखिए क्या है, यह है लेजर इंटरफेरोमीटर एंड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जिसे हम लोग LIGO के नाम से जानते हैं। उद्यम के अधिकारियों को सौंप दी गई है ये व्यवस्था। LIGO है क्या? तो LIGO ब्रह्मांडीय जो गुरुत्वाकर्षण तरंग है उनका पता लगाने के लिए इसको यूज किया जाता है, और इनको अंजाम देने के लिए भी इसका एक विशाल एक तरह की जो लेबोरेटरी है इसको बनाया गया है। आगे क्या देखते हैं हम लोग, इसका मुख्य एम है खगोलीय अध्ययन में, यानी जो हमारी जियोग्राफिकल लेवल पे जो अध्ययन होती है, ठीक है, जो हमारी खगोलीय अध्ययन होती है, गुरुत्वाकर्षण तरंग प्रक्षेपण यानी कि ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशन का जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स जो आ रही हैं उसके ऑब्जर्वेशन के लिए इसका यूज करना है। इस परियोजना यानी इस प्रोजेक्ट की वर्तमान में 3 GW यानी ग्रेविटेशनल वेव्स की यानी गुरुत्वाकर्षणीय लहर की जो डिटेक्टरों को संचालित करती है, 3 में से 2 वॉशिंगटन के हैनफोर्ड में है और एक लुइसियाना के लिविंगस्टन में है, यानी USA में है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और अभी जो है एक और कहां पे ओपन होने जा रहा है आपका, इंडिया में भी इस परियोजना को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, तो खैर इसको हम लोग देखेंगे। इंडिया की जो परियोजना LIGO है, इनका प्रस्ताव है कि हैनफोर्ड में से एक एडवांस LIGO डिटेक्टर को भारत में लाया जाए, और इसके उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया है। इस प्रोजेक्ट में साइंस और टेक्नोलॉजी के जो डिपार्टमेंट है यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो विभाग है, और परमाणु ऊर्जा विभाग यानी जो हमारी एटॉमिक एनर्जी की डिपार्टमेंट है, इन दोनों के द्वारा संचालित मुख्य रूप से मतलब संयुग्मित रूप से इसमें क्या किया जा रहा है, इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। जैसे इंदौर में राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जिसे RRCAT कहते हैं, एंड परमाणु ऊर्जा संगठन विभाग गांधीनगर, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च और पुणे, इन सारे जगहों पे इसे क्या करने की बात की जा रही है, इसे एग्जीक्यूट करने की बात की जा रही है। तो इसको आप लोग जो है रिलेट करके याद करते चले जाएंगे। हालांकि और है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA, इसको हम लोग रिलेट करके याद करते रह सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे जितने भी आपको चीजें पॉइंट बताई गई हैं बस इसको दिमाग में रखिएगा। अभी तक इसके कितने हैं GW, तो अभी इसके ग्रेविटेशनल वेव्स के जो गुरुत्वाकर्षण लहर डिटेक्टर हैं, जो इसके डिटेक्टर्स हैं, वो अभी प्रेजेंट टाइम में 3 हैं। 2 कहाँ पे हैं? 2 आपके USA में है। कहाँ पे? 2 आपको बता दिया गया जो कि अभी लॉस एंजल्स की बताया गया, और एक आपका कहाँ पे आपको बताया गया जो आपको रिलेट करके बता दिया गया। तीनों आप याद रखिएगा, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लुइसियाना तीसरा, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, किस स्पेस एजेंसी ने हाल ही में अपना लूसी मिशन लॉन्च किया है? तो जाक्सा, इसरो, रॉसकॉस्मॉस या नासा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर हो जाएगा आपका नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है एंड इनके द्वारा अपना लूसी मिशन स्टार्ट किया गया। देखिए लूसी मिशन क्यों किया गया स्टार्ट? जो दुनिया की पहली नर कंकाल पाई गई थी वो एक महिला का नर कंकाल था, जिसे कि नाम दिया गया था लूसी, और उसी लूसी के नाम पे माना जाता है कि उससे हम लोग क्या करेंगे, पता लगाएंगे इंसान की उत्पत्ति कैसी हुई है। तो उत्पत्ति के मामले में ये माना जाता है कि जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसी समय हमारे जितने आकाशीय पिंड हैं, जितने सौरमंडल के पिंड हैं, सबकी उत्पत्ति उसी समय हुई थी। बिग बैंग थ्योरी रिलेट कीजिएगा, ठीक है, आप लोग तैयारी करें ना तो पता ही होगा। तो बिग बैंग थ्योरी से रिलेट करके ये माना गया, यानी जितने एस्टेरॉइड्स हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, वो भी उसी टाइम पे मतलब बने होंगे जिस टाइम पे पृथ्वी बनी है। सबकी टाइम लगभग एक ही है। तो इस वजह से एक टेस्ट करने के लिए इसकी स्टार्टिंग की जा रही है, जिसे लूसी मिशन कहा गया। ये कहाँ जाएगा? तो ये ट्रोजन, बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों पर जाएगा और उसका जो है स्टडी करेगा। देखिए मैंने आपको बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल प्लेनेट, ये आपका सन है, यहाँ पे आपका कौन सा? बुध, शुक्र, पृथ्वी एंड मंगल, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ एंड
मार्स, और बाहर जो आ जाता है आपका बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और यही जुपिटर के भी आसपास जब हम देखते हैं तो यहाँ पे भी ट्रोजन क्षुद्र ग्रह यानी ट्रोजन एस्टेरॉइड्स होते हैं, इसकी भी प्लेट पाई जाती है। और यहाँ बीच में तो आपने देखा ही जहाँ पे क्या पाए जाते हैं, हमारे एस्टेरॉइड बेल्ट पाए जाते हैं। और बृहस्पति के भी पूरी जो मतलब कक्षा है इसमें भी एस्टेरॉइड बेल्ट नहीं बोलते हैं, इसको ट्रोजन एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। तो 2 एस्टेरॉइड बेल्ट यहाँ पे पाई गई। एक और पाया जाता है जो कि एकदम एक्सटर्नल पार्ट में पाया जाता है, एकदम वरुण के बाहर यानी नेपच्यून के बाहर भी पाया जाता है, इसे कुइपर बेल्ट बोलते हैं। तो 3 जगहों पे हमारे एस्टेरॉइड्स सौरमंडल में उपस्थित होते हैं, जिसमें से ये आपका जो एस्टेरॉइड बेल्ट है इसमें तो अक्सर टेस्टिंग वगैरह होती रहती है। अभी ट्रोजन बेल्ट में भेजा गया है जो लूसी मिशन है, जो नासा का लूसी मिशन है, ये चीज पूरी चीजें लिखी हुई है, उसको कंसाइज करके बता रहा हूं। और ये लूसी मिशन का जो ट्रोजन क्षुद्रग्रह है ये कहाँ पे होगा, ट्रोजन क्षुद्रग्रह जो है ये आपके मिलेंगे बृहस्पति के बेल्ट में, इसको रिलेट करते रहेंगे आप लोग। तो ये है लूसी मिशन जो कि नासा का है। बाकी चीजें ये लिखी हुई हैं। 16 अक्टूबर 2021 को इसको कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। एंड 4.5 अरब साल पहले सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ था, इसके लिए नई दृष्टि यानी इनसाइट्स को प्रस्तावित करेगा, उसके बारे में खोजबीन करेगा, नई स्टडी रखी जाएगी। इसका लूसी नाम ही इसीलिए रखा गया क्योंकि सबसे पुराना जीवाश्म जो खोजा गया है इंसान का, ऐसा इंसान जो 2 पैर पे चलता था, उसका नाम लूसी रखा गया था क्योंकि वो एक महिला की कंकाल थी, महिला का एक कंकाल था। इसको आप रिलेट करके याद रखेंगे। ओके, सो द आंसर विल बी नासा। हाल ही में तीरंदाजी खेल में विकसित हृदय गति मॉनिटर आर्चर के किस अंग पर लगाया जाएगा। देखिए आर्चर यानी तीरंदाज जो हैं, इनकी हार्ट रेट को मापने के लिए एक हृदय गति मॉनिटर यानी हार्ट रेट मॉनिटर को डेवलप किया गया है। इसको बॉडी में कहाँ पे फिक्स किया जाएगा ताकि जो आर्चरी कर रहा है उसके समय उसकी हार्ट रेट क्या हो रही है, इसको देखने के लिए इसको डेवलप किया गया। तो क्या इसको सर पे लगाया जाएगा या गले में, घुटने के नीचे या सीने पर, और आंसर हो जाएगा आपका घुटने के नीचे। देखिए अभी डेवलप किया गया है नई टेक्नोलॉजी से, इसको हृदय गति मॉनिटर यानी हार्ट रेट मॉनिटर के नाम से जानते हैं। तीरंदाजी के खेल में लोगों को नई क्रांतियां, नए अनुभव प्रदान करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। इस डिवाइस को आर्चर यानी जो तीरंदाज है उसके घुटने के नीचे लगाया जाएगा और ये रियल टाइम डेटा देगा कि आर्चर की धड़कन कितने मिनट, कितने मतलब प्रति मिनट कितनी बार धड़क रहा है, जिसको बीपीएम कहते हैं, बीट पर मिनट। ठीक है, तो बीपीएम कितना है उसको बताएगा। और रक्त वाहिकाओं के संकुचन के कारण जो छोटी मोटी भी परिवर्तन होती है, उन सारी जितनी भी प्रॉब्लम मतलब छोटी मोटी जो भी चेंजिंग होती है उसके समय कितना कंसंट्रेट होता है इंसान, तो उन सारी कंसंट्रेशंस को आप लोग टेक्निकली देख सकेंगे, इसके लिए इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, सो आंसर विल बी घुटने के नीचे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आंतरिक सौरमंडल के ग्रह कहलाते हैं। आंसर आपको पता है, 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इनमें से 5वां ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, लेकिन रिलेट कीजिए आप। एक हो गया मंगल, ठीक है, आंतरिक ग्रह हो गया। बृहस्पति बिल्कुल नहीं एक्सटर्नल है, शनि बिल्कुल नहीं एक्सटर्नल है, नेपच्यून बिल्कुल नहीं एक्सटर्नल है। तो ये तीनों वक्त पे एक्सटर्नल है और पूछा क्या है, आंतरिक यानी इंटरनल प्लैनेट, तो आपका मंगल हो जाएगा आंसर नंबर ए। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों रखा, क्योंकि आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, लियोनिद उल्का बौछार। देखिए उल्का बौछार तो ये है कि उल्का बौछार कैसी है, बहुत सारे एस्टेरॉइड जो पृथ्वी पे गिरते हैं ग्रेविटी की वजह से, तो इसे हम लोग उल्का बौछार के नाम से जानते हैं। ये प्रेजेंट टाइम में नवंबर 2021 में बहुत ज़्यादा सक्रिय रही थी और 17 नवंबर 2021 को चरम अवस्था पे पहुंच गया था। बहुत सारी जो एस्टेरॉइड्स हैं वो पृथ्वी पे गिर रही थी। ये सारी चीजें रिलेट करके आप याद करेंगे। यहाँ हम देखेंगे उल्का बौछार है क्या, तो उल्का बौछार की बात की गई है जब कई उल्का पिंड पृथ्वी पर पहुंचते। देखिए अभी मैंने एस्टेरॉइड्स की बात की थी, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, पूरे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन कुछ उल्का पिंड होते हैं। उल्का पिंड देखिए क्या है, मेटियोर्स इसको बोलते हैं। तो मेटियोर्स कुछ ऐसे होते हैं, ये सूर्य की तरफ जब जाते हैं तो क्या करते हैं, ग्रेविटी इनकी और ज्यादा बढ़ जाती है और जाते जाते कभी कभी ये पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो इसे हम लोग उल्का की बौछार कहते हैं, जिसे मेटियर्स शावर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम वगैरह दिया गया है। कामो अलोवा का भी यहाँ पे हम लोग रिलेट करेंगे, अर्ध उपग्रह। लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों की बात की गई है, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सब अक्सर शामिल होते हैं। बताया गया है कि धूमकेतु का ये जो मलबा है, ये जो मेटियोर्स का जो मलबा है, ये अक्सर मार्ग के साथ बिखर जाता है, अपने रास्ते के साथ कभी कभी बढ़ जाता है। और शुक्र, पृथ्वी, मंगल यानी बुध यानी जितने इंटरनल प्लैनेट्स हैं, इन सबके सूर्य के अधिक गर्मी के कारण बर्फ और मलबे में एक प्रकार का उबाल उत्पन्न होता है और इनकी तरफ जाकर के ये क्या होता है, गिर जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, रिलेट करते रहेंगे। इनका नाम जो है
उसके मतलब उनका पिंडों का नाम उनके नक्षत्र के नाम पे लिखा गया है, जिस नक्षत्र से वो आते हैं, जिस ग्रुप से वो आते हैं, उसी पे इनका नाम रखा दिया गया। ठीक है, जैसे ओरियोनिड्स उल्का बौछार जो प्रत्येक वर्ष में होती है, और ऐसे ही ओरियन द हंटर, ये नाम इसके निकट का जो भी मतलब उल्का बौछार है इसको भी यहाँ रिलेट करके बताया गया है। तो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जानेंगे आप लोग। मेन चीज़ आपकी जो की पॉइंट्स हैं उसको मैंने क्वेश्चन में उतार दिया है, की पॉइंट्स में आप क्वेश्चंस को देखते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कामो ओलेवा क्या है। कामो ओलेवा क्वेश्चन है अर्धउपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उपग्रह। ठीक है, इसको रिलेट करेंगे। क्या ये एक मतलब सैटेलाइट की बात की जा रही है, हाफ सैटेलाइट या फिर एस्टेरॉइड या फिर मेटेयर्स या सैटेलाइट। इंग्लिश वाले भी अब थोड़ा थोड़ा रिलेट करके याद करते रहेंगे। हालांकि आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, लेकिन आप लोगों की कुछ डिमांड थी क्वेश्चन को, मैंने देखा था आप लोगों ने कुछ कमेंट किया था, तो यूपीपीसीएस के लिए आपने कहा था हालांकि, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग इसकी भी तैयारी कर रहे होंगे, बीपीएससी की भी। और एडमिट कार्ड तो आपका आ ही गया है, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से जल्दी। आपके यूजर आईडी एंड पासवर्ड को अगर मांगता है तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपने जब फॉर्म फिल किया था, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपके ईमेल पे सेंड कर दिया गया था। उसको चेक करके आप अपनी जो एडमिट कार्ड है उसको जरूर निकाल लीजिएगा। ठीक है, कामो ओलेवा है क्या, तो कामो ओलेवा बताया गया कि वर्ष 2006 में हवाई द्वीप में स्थित एक पैन स्टार्स टेलीस्कोप से एक अर्ध उपग्रह के रूप में देखा गया था। इसका नाम कामो ओलेवा रखा गया है। अर्ध उपग्रह का मतलब क्या है, उपग्रह होता है जो पृथ्वी की चक्कर लगाता है। अर्ध उपग्रह का मतलब क्या है, ये कभी पृथ्वी के चक्कर लगाता है, कभी बाहर चला जाता है, तो इसी वजह से इसे अर्ध उपग्रह बोला जाता है। ये अपने आप यात्रा करने वाली एक संतान के लिए संकेत कर, मतलब एक तरीके से सैटेलाइट के रूप में ये क्या करता है, रिलेट करता है। कामो ओलेवा शब्द हवाई द्वीप में प्रचलित धार्मिक गीतों का एक हिस्सा है जो अपने आप यात्रा करने वाली एक संतान के लिए संकेत करता है। अर्ध उपग्रह इसका मतलब क्या है, पृथ्वी के निकट अवस्थित पिंड जो पृथ्वी के करीब होते पृथ्वी की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा करता है, उन्हें अर्ध उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी के पास है, परिक्रमा कर रहा है सूर्य की, कभी कभी पृथ्वी के आसपास घूम रहा है, तो इसे ही कह रहे हैं हम लोग अर्ध उपग्रह। ठीक है, इसी वजह से कामो ओलेवा नाम दिया गया है इसे। कामो ओलेवा का मतलब ही यही होता है कि बेटा तो है, लेकिन ऐसा बेटा है जो अपनी मर्जी से घूम रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसे संतान का नाम दिया गया है। ठीक है, बेटा बेटी जो भी रिलेट करेंगे, संतान वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, आंसर विल बी अर्ध उपग्रह यानी कि हाफ सैटेलाइट। अगला है हाल ही में सलाइन गार्गल आरटीपीसीआर टेस्ट निम्न में से किसके द्वारा विकसित किए गए। देखिए, सलाइन का मतलब होता है आपके मुंह का जो लार होता है। ठीक है, और लार्वा को जब गार्गल करके कोई निकालता, गार्गल करके उसको फिर उसके बाद से निकाला जाएगा, गगल करके कुल्ला करते हैं नॉर्मली, उसके बाद उससे जो टेस्टिंग होगी इससे पता लगाया जाता है कि किसी को कोविड पॉजिटिव है या कोविड नेगेटिव है। इस टेस्टिंग की जो नई टेक्नोलॉजी है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई, इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो नीरी, एम्स, पीजीआई, आईआईटी दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक, और आंसर हो जाएगा आपका नीरी। देखिए, नीरी यानी NEERI, जिससे हम लोग जानते हैं कि भारतीय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल लेने के नए तरीके, जिसे हम सलाइन गार्गल टेस्ट के नाम से जानते हैं, सलाइन गार्गल टेस्ट के नाम से जानते हैं, इसको मंजूरी दे दी है। बात की जाए कोविड-19 की जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट के सैंपल लेने का सबसे ज्यादा अगर पेशेंट फ्रेंडली कोई तरीका है तो ये तरीका है आपका गार्गल टेक्निक। इसे नागपुर के एनवायरमेंटल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम नीरी के नाम से जानते हैं, के वैज्ञानिकों के द्वारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के तहत तैयार किया गया है। ठीक है, इसमें किया क्या जाएगा ये तो मैंने आपको बता ही दिया, सबको रिलेट करके, और किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि पहले नाक में जिस तरीके से मतलब डायरेक्टली बड़ी सी स्टिक लगा करके चेक करते हैं तो कभी कभी लोग हिल जाते थे, दिक्कत हो जाती थी, तो ऐसी दिक्कतों से हटाने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका यहाँ पे लिया गया है सलाइवा को, मतलब एक तरीके से सलाइवा लेने के लिए, तो ये सारी चीजें आप रिलेट करेंगे। सो द आंसर विल बी नीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका रिलेट करके मैं बताऊंगा अभी। 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, 15 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर अगर आपको पता हो तुरंत आप आंसर कीजिए बिना किसी दिक्कत के। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पेज नंबर, देखिए मैगजीन के पेज नंबर 44 पे दिया हुआ है विश्व रेडियोग्राफी दिवस के बारे में, यानी वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। हालांकि इसे इंटरनेशनल बोलते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी के नाम से भी आप लोग जानते हैं इसे। यह हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है, हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है विश्व रेडियोलॉजी डे के रूप में। और ये विश्व रेडियोलॉजी डे जो है 2021 की थीम आपसे पूछ देगा, इंटरनेशनल रेडियोलॉजी रोगी के लिए सक्रिय देखभाल, ये इसकी थीम है। एंड 8 नवंबर 1895 को विल्हेम रोएंटजेन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी, और इसके प्रतीक के रूप में 2012 से प्रत्येक वर्ष 8 नवंबर को रेडियोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। रेडियो वेव्स
जो कि बताती हैं किस तरीके से रेडियोलॉजी को रिलेट हम लोग कर सकते हैं। और एक्सरे के लिए भी इन सारी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। बहुत ही बड़ा एक खोज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आंसर विल बी 8 अक्टूबर, 8 नवंबर, ठीक है। कौन सा? 8 नवंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिया हुआ है 15 अक्टूबर। आइए 15 अक्टूबर को भी यहीं पे रिलेट कर लेते हैं, लगे हाथों चीज़ों को हम देख ही लेते हैं। तो 15 अक्टूबर आपका दिया हुआ है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के रूप में। देखिए 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाएगी और जयंती के रूप में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के रूप में भी इसको सेलिब्रेट किया गया। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानना है एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में, जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन और मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो कुछ आप रिलेट करते रहेंगे। थीम बस याद रखते रहिए, हमारा भविष्य हाथ में है। आइए एक साथ आगे बढ़ें, ठीक है। और थीम को इंग्लिश में भी देख लेते हैं, आवर फ्यूचर इज एट हैंड्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर। इसकी बात आप ध्यान में रखेंगे। थीम अक्सर आपसे पूछ लेता है किसकी जयंती पे मनाया गया, तो एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पे। और कब मनाया गया, तो आपका 15 अक्टूबर को मनाया गया। तो ये दोनों रिलेट करेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला कहां सामने आया था? दक्षिण अफ्रीका, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए आंसर वही है जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए थे। वहां से जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी उसको रोक दिया था और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने रोक दिया था, ठीक है। तो ओमिक्रॉन की बात की जा रही है जिसे हम लोग B.1.1.529 के नाम से पहले नामकरण किया गया था। हाल ही में WHO ने जो दक्षिण अफ्रीका में पाई गई नई वेरिएंट थी उसको ओमिक्रॉन नाम दिया और टेक्निकल नेम इसका B.1.1.529 के रूप में इसे रख दिया गया था। पिछली वेरिएंट से कहीं ज़्यादा संक्रामक, जिसकी वजह से भारत में दूसरी लहर भी आई थी, इसको आप रिलेट करेंगे। और ओमिक्रॉन का नाम इसलिए दिया गया है, देखिए ओमिक्रॉन का नाम इसके ग्रीक वर्ड वाला के एक अक्षर होता है ओमिक्रॉन, उसी नाम पे इसका नाम दे दिया गया है। एंड इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में भी रखा गया है। कुछ और चीजों के बारे में जाने तो कोविड-19 का B.1.1.529 यानी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात कर रहा है, 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया था। पहला ज्ञात नमूना 9 नवंबर 2021 को एकत्र किया गया था। और अफ्रीका ने बहुत बड़ा स्टेप होता है, बहुत मेजर स्टेप होता है कि कोई कंट्री पूरे वर्ल्ड को बताए कि हाँ हमारे देश में अभी कोविड की मतलब वेरिएंट्स फैल रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो बहुत बड़ा स्टेप था दक्षिण अफ्रीका की तरफ से। अभी हम लोग कुछ और वेरिएंट्स के नाम, जैसे अल्फा वेरिएंट कौन सा था, B.1.1.7 एंड बीटा B.1.351, फिर उसके बाद गामा हो जाता है P.1, डेल्टा हो जाता है आपका B.1.617.2। और इसी से रिलेट करके आपका कप्पा, कुछ नया वेरिएंट आपको कुछ नाम बता देते हैं। वेरिएंट से रिलेटेड आपके CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए बता रहा हूं। अल्फा वेरिएंट कहां से फैला था, भारत से फैला था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे ऐसे डायरेक्टली कोड में करके पूछ लिया था। और UPSC पूछ रहा है तो BPSC के पूछने के चांसेस अक्सर हो जाते हैं। तो ये डेल्टा और कप्पा वेरिएंट जो है इनको रिलेट कीजिएगा। डेल्टा वेरिएंट तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कप्पा नहीं लिखा हुआ, बता दे रहा हूँ। कप्पा का है B.1.617.1, इस नाम से इसको जाना गया था कप्पा वेरिएंट को। और दूसरा वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट था, इसी में 0.2 लग गया था। तो इसको नाम एक तरीके से साइंटिफिक नेम, स्टैंडर्ड नेम जो है इनका नाम, इनकी जो ग्रुपिंग होती है, इनकी जिस तरीके का स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से इनकी नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। एक चीज़ और, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, ठीक है। इस वजह से इसको किस श्रेणी में रखा गया, वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया WHO के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण अफ्रीका। और इसको बोत्सवाना वेरिएंट के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि साउथ अफ्रीका बोत्सवाना एक पास है। और पूरे भी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, मतलब कि अफ्रीका की जो साउदर्न कंट्रीज हैं, उन सारी कंट्रीज में ये बड़ी तेजी से फैला था। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हाल ही में नोवा वायरस का पहला मामला सामने आया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, झारखंड, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। और आंसर हो जाएगा आपका केरल। देखिए केरल में अभी हाल ही में नोरो वायरस का पहला केस देखा गया। नोरो वायरस, देखिए नोवा वायरस मैंने लिख दिया था, नोरो वायरस है ये। नोरो वायरस ये विषाणु जनित मतलब पशु जनित रोग है, जानवरों से इंसान में फैलने वाला रोग है। और भारत में पहला केस इसका कहाँ पे पाया गया, केरल में। दूषित पानी और दूषित भोजन की वजह से ये फैलता है। एंड ये एक तरह का वायरसेस का ग्रुप है। और ऐसे वायरसेस जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन के लेवल पे, जो गैस्ट्रो लेवल के होते हैं, इंटेस्टाइन के लेवल पे ये अटैक करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। पेट की आंतों में, परत में सूजन, गंभीर उल्टी, दस्त, ये सारी चीज़ों का रीज़न बनते हैं। बच्चों में अक्सर ये फैल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप रिलेट करके देखते रहेंगे, ठीक है। केरल हो जाएगा आपका आंसर।
विश्व की पहली संयुग्मित यानी कंजुगेट कोविड-19 वैक्सीन सोबरना 2 ये किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? दुनिया की पहली कंजुगेट वैक्सीन, यानी कि एक वैक्सीन लगाने के बाद दूसरी वैक्सीन लगाइए और मतलब एक वैक्सीन और दो वैक्सीन, दोनों वैक्सीन को मिला करके लगाने पे क्या है, ये पूरी तरीके से वैक्सीन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, दो वैक्सीन को मिला करके वैक्सीन का आपका काम करेगा, इसी को कंजुगेट वैक्सीन कहते हैं। तो ये पहली ऐसी टाइप की वैक्सीन बनाई गई जिसे कि डेवलप किया गया था क्यूबा के द्वारा। क्यूबा एक कैरेबियन कंट्री है, इसको ध्यान में रखते रहेंगे आप लोग। कैरेबियाई देश है, छोटा सा देश है, चीनी का कटोरा भी इसी को बोलते हैं, क्यूबा को ही। ठीक है, बीपीएससी में पूछा था क्यूबा के बारे में, तो उसको आप रिलेट करके याद कर लेंगे। जैसे कि दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन जिसे सोबरना 2 या सॉवरेन 2 के नाम से जाना जा रहा है। इससे आगे बहुत ज्यादा कुछ दिया नहीं है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, हाल ही में स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट किसके द्वारा लागू की गई? WHO, IMF, UNO, वर्ल्ड बैंक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, और आंसर हो जाएगा आपका UNO यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आइए देख लेते हैं आंसर इसमें। देखिए, अभी हाल ही में महामारी से वैश्विक भुखमरी में कितनी वृद्धि हुई है, इसकी तरफ थोड़ा प्रकाश डालते हुए यूएनओ ने एक रिपोर्ट जारी की जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र की भूख विरोधी एजेंसी की रिपोर्ट के नाम से हम लोग जान रहे हैं। इसे देखिए यूनाइटेड नेशंस ने जारी किया था, किस नाम से? तो स्टेट ऑफ, कौन सा? द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, इसके नाम से इसको अभी लॉन्च किया गया था। देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में मध्यम से गंभीर खाद्य असुरक्षा का प्रसार 2018 से 2020 में लगभग 6.8% देखा गया, 6.8% और बढ़ गया है। और पूरी तरीके से देखा जाए समग्र रूप से तो कोविड-19 के प्रकोप के बाद भी जो है गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले व्यक्तियों की संख्या में 9.7 करोड़ की वृद्धि देखी गई है। इस वजह से खाद्य सुरक्षा की तरफ इस समय और ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल जिसे आई ड्रोन के नाम से हम लोग जानते हैं, इसे किस राज्य में लागू किया गया? ये आपका क्वेश्चन है। मणिपुर, नागालैंड, अंडमान निकोबार, तेलंगाना, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और आंसर की जब हम बात करेंगे तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए, आंसर है आपका यही दिया हुआ है, टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम के बारे में, सॉरी यहाँ आई ड्रोन के बारे में बताया गया। अभी हम लोग रिलेट करेंगे उसको भी। आई ड्रोन की बात की जाए तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जी ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, यानी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के देश हैं, जैसे हम लोग देखते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, उससे जोड़ करके रखा जाता है। एंड इन्होंने आधारित कौन सी ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी का एक मॉडल प्रस्तुत किया। इसमें होगा क्या, वैक्सीन की डिलीवरी की जाएगी ड्रोन के बेस पे, ड्रोन में लगा दिया जाएगा वैक्सीन। और असल में ऐसे जगह होते हैं यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारी पहाड़ी या उबड़ खाबड़ या जंगल वाले एरियाज या जहाँ पे पहुंच बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, तो ड्रोन्स पे इसको लगा करके हर जगह पे वैक्सीन की जो उपलब्धता है या फिर वैक्सीन को जो उपलब्ध कराने के जो मतलब तरीके हैं, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया था। देखिए क्या है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जिसे हम लोग ICMR के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा इसे विकसित किया गया, इसे डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ जाएगा, ये कहाँ कहाँ तक जाएगा? तो देखिए इसमें जो है अंडमान निकोबार, नागालैंड, मणिपुर, इन सारे राज्यों में इसको भी प्रेजेंट टाइम में लागू किया गया है। तो कौन कौन सा हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर, नागालैंड, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो यानी 3 एरियाज हो जाएंगे, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, आंसर आपका 5वां हो जाएगा। एंड तेलंगाना की बात की जाए तो मेडिसिन फ्रॉम स्काई ये योजना चलाई गई थी आपकी तेलंगाना में, तो ये ध्यान में रखते रहेंगे, ये भी आप रिलेट कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन कौन सी है? डीएनए जो मतलब डीएनए की बात हम लोग करते हैं, ठीक है, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो डीएनए आधारित जो हमारी वैक्सीन है, जैसे कोवैक्सीन, कोविशील्ड, जाइकोव डी, स्पुतनिक वी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, कौन सा है आपका डीएनए आधारित वैक्सीन? और आपके आंसर में आ जाएगा जाइकोव डी, जिसे जाइडस कैडिला ने डेवलप किया था। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ी चीजें। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे DGCI के नाम से जानते हैं, इन्होंने जाइडस कैडिला के द्वारा निर्मित एक वैक्सीन है जिसे जाइकोव डी के नाम से हम लोग जानते हैं, इसे आपातकालीन, इसकी जो मंजूरी है, आपातकालीन जो उपयोग है, इसकी मंजूरी प्रदान की गई। WHO ने अभी नहीं मंजूरी दी है, लेकिन DGCI ने इसको क्या है, अभी मंजूरी प्रदान कर दी है। और ये दुनिया की पहली
भारत की स्वदेशी वैक्सीन है, दुनिया की पहली वैक्सीन है जो डीएनए पर आधारित है, डीएनए बेस्ड ये एक वैक्सीन है। क्योंकि हम लोग जो वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन सा वायरस, हमारा वायरस कोरोना वायरस, ठीक है, ये आरएनए के मतलब बेस पे एक वायरस है और इस पे डीएनए के तरीके से जो एक वैक्सीन लगाई गई है, तो ये पहला वायरस मतलब एक वैक्सीन तैयार की गई है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों और वयस्कों को भी लगाया जाएगा, इसके लिए भी इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जाइडस कैडिला ने इस वैक्सीन को मिशन कोविड सुरक्षा के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी में विकसित किया है और इसे बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, जिसे BIRAC के द्वारा हम लोग जानते हैं, इसके द्वारा भी लागू किया जाएगा। ठीक है, ये सब रिलेट करेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। SARS-CoV-2 के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे हम लोगों ने और सारी चीज़ों को देखा था, ये तो आपका जाइकोव-डी हो गया आंसर। एंड आगे हम लोग देखेंगे और सारे वैक्सीन के बारे में। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया था कोवैक्सीन इकलौती वैक्सीन है जिसको WHO ने मान्यता दे दी। कोविशील्ड जिसके मालिक कौन है, आधार पूनावाला, हालांकि साइरस पूनावाला है इसके मालिक, तो इसको ध्यान में रखते रहेंगे, कोविशील्ड। और स्पुतनिक V के बारे में मैंने बताया था, ये रशिया मेड एक वैक्सीन है। रिलेट करते हैं कोवैक्सीन को, तो भारत बायोटेक डेवलप कर रहे हैं हमारे कोवैक्सीन को। कोविशील्ड की बात तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डेवलप कर रहे हैं हमारे कोविशील्ड को। स्पुतनिक V तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो है ये डेवलप कर रहा है हमारे स्पुतनिक V को इंडिया में, हालांकि एक रशियन वैक्सीन है, तो इसको आप रिलेट करके याद कर लेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन इंडियन स्पेस एसोसिएशन यानी ISPA के संस्थापक सदस्यों में से एक है? आपके ऑप्शंस हैं नेल्को जो टाटा इंडस्ट्रीज का एक इनिशिएटिव है, भारतीय एयरटेल, लॉर्सन एंड टुब्रो, मैप माई इंडिया, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, और आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक, यानी कि सभी जितने हैं सभी के द्वारा मैप में, मतलब जितने भी 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इनके द्वारा इंडियन स्पेस एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों को मतलब इनके जो मतलब स्टार्टिंग की गई, तो इसको आप रिलेट करके याद करेंगे।